हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत सारी चीज़ों को गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सेकंड नंबर चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतिम रूप देंगे और कल हम लोग जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है, आप उसे किस तरह से देखते हैं, आप उसका कितना रिवीजन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि हम लोग चैप्टर को हम और आपके टीचर आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगा कि चैप्टर के पढ़ने के साथ उसको रिवीजन करना सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ठीक? अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, तो सारी चीज़ें बड़ी आसान और सुलभ हो जाएँगी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। कल हम आपका तिरछन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं एवं शहरी ग्रामीण बेरोजगारी इसको देख लिए थे। ठीक, एक एक करके बात करें। खुली और तिरछन बेरोजगारी के बीच जो भेद हैं उनको देख लिया था और इन सारे भेदों को देखने के बाद भारत में सेवा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार से लगे हैं उनको हमने देख लिया था। ठीक, और हम एक एक करके इस तरह से हम इसमें असंगठित जो क्षेत्र है उसमें लोगों की श्रमिक भागीदारी क्या है उसको मैं देख लिया था। ठीक, अब हम जो है इससे आगे आज हम अपने चैप्टर के अंतर्गत जो है आपका बात करेंगे और इसमें एक एक करके गौर करके जो है हम एक एक चीजों को देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप ध्यान दें, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में गतिविधि या कह सकते हैं गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। ठीक, ये हमको इसमें इस क्वेश्चन में देखना है। आंसर पर फोकस करें और एक एक करके देखें। कोई बच्चा बताना चाहेगा इस आंसर को तो बता भी सकते हैं। देखिए, रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संगठित और असंगठित के रूप में विभाजित किया जाता है।
संगठित क्षेत्र, नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लाभ प्रदान करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कृषि, मजदूर, सड़कों पर विक्रय करने वाले कबाड़ उठाने वाले और कारीगर आदि शामिल है। ठीक, क्या है? ये लोग शामिल हैं। तो आप इसको कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे और एक एक करके इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं कॉपी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, मनरेगा के उद्देश्यों की आपका व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में, और ये भी बताया कि सरकार कैसे जो आपके पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनका जीवन पर्याप्त नहीं है, उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। मैंने मनरेगा के अंतर्गत आपको पढ़ाया है, क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये राइट टू वर्क के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर गौर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो हम मनरेगा को देख रहे हैं कि आपकी मनरेगा क्या है। ठीक, तो पता होना चाहिए मनरेगा 2005 को लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के उन लोगों को 100 दिन क्या कह सकते हैं, 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। क्या है? गारंटी प्रदान करता है, जो काम कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं और
उन्हें काम की जरूरत है। कैसी है? जरूरत है। यह है राइट टू वर्क 200 जिलों में लागू किया गया है। अगर सरकार यह रोजगार देने में असमर्थ है तो उन लोगों को न्यूनतम आय देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। कॉपी करिए, 1 मिनट है आपके पास। फिर कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह है आपका मनरेगा के बारे में। अगर आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनता है तो ये 1 नंबर या 2 नंबर का बनेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए, मनरेगा क्या है। मनरेगा 2005 के अधिनियम के तहत आपको लागू हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के उन लोगों को 100 दिन का गारंटी का रोजगार प्रदान करता है जो काम कर सकते हैं और जिन्हें काम की जरूरत है, और राइट टू वर्क के तहत ये आपका लागू किया गया है। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आपका पोषित होता है। ठीक, अगर 100 दिन का काम ना दे पाए तो क्या होगा? सरकार उनको वेतन भत्ते के रूप में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट आपका ट्रांसफर के माध्यम से सैलरी खाते में पहुंचाएगी। ठीक, तो ये है आपका मनरेगा। अगर ये तो अभी शॉर्ट फॉर्म में था, अगर लॉन्ग फॉर्म में इसको लिखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये बहुत बड़ा बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये था आपका मनरेगा के विषय में। जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना करो। देखिए, ध्यान देना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में
सरकार के अधीन काम करने वाले उद्योग आते हैं और ये लोगों के कल्याण की वस्तुएं या सेवाएं जारी करते हैं। सरकारी स्कूल अस्पताल आदि इसके उदाहरण हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। निजी क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए करते हैं। ये आम जनता के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से। कमाने के उद्देश्य से। ठीक, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को यहीं विराम देंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए जिनको आप स्वयं करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि और क्लासेस हैं, आपका समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।